सुर्खियां ये हैं कि भारत का गोल्ड जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा था उसमें से 102 टन, एक टन में 1000 किलो होता है, तो 102 टन जो है वो गोल्ड आपका वापस लाया गया है। ये सुर्खियां बनी हुई हैं आरबीआई का दिवाली मिशन सीक्रेटली गेट 102 टन गोल्ड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। गुप्त तरीके से अपना 102 टन गोल्ड इंग्लैंड से इंडिया लाया गया है। और यह सुर्खी पूरे देश के लिए दिवाली में उत्सव की तरह थी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल यह है कि इंग्लैंड में रखा ही क्यों था? क्या भारत की सरकार को भारत के गोल्ड पर यकीन, भारत की बैंकों पर यकीन नहीं है क्या? नंबर एक। दूसरे देश में क्यों रखा था? क्या गिरवी रखा हुआ था क्या? तो मैं भी आपसे यही प्रश्न पूछूंगा कि अपने घर में जो गोल्ड होता है उसे बैंक में जरूरी थोड़ी है कि हम उसे कोलेटरल या गिरवी के रूप में रखकर लोन लेने के लिए गए थे तभी गोल्ड रखा था। हम सुरक्षा के लिए भी तो गोल्ड बैंक में रखते हैं। बोले हाँ, तो सब सुरक्षा के लिए इंग्लैंड में रखा था कि गिरवी के लिए रखा था? देखो, शुरुआत तो इसकी गिरवी के लिए हुई थी, लेकिन बाद में गिरवी से छुड़ा लिया गया और फिर वहीं पर सुरक्षित कर दिया गया कि अब आप इसे यहीं पर सुरक्षित रखो, कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर यूज कर लेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब शुरुआत हुई थी गिरवी रखने से, लेकिन बाद में फिर हमने उसका वहीं स्टॉक कर लिया जब हम गिरवी से मुक्त हो गए। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल बना कि सर आज की स्थिति क्या है? आज अगर गिरवी नहीं है तो फिर इंग्लैंड में क्या कर रहा है? हाँ, यही बात भारत सरकार को भी समझ में आई कि जब आज गिरवी नहीं है तो इंग्लैंड में क्या कर रहा है। और यही कारण है कि पिछले 2 सालों में 200 टन से अधिक सोना हमारा मंगाकर वापस ले आया गया है। हमारा लगभग 300 टन से अधिक सोना अभी भी बाहर है। भारत के सरकार के पास कुल मिलाकर 850 टन सोना है। 850 मतलब 850 मल्टीप्लाइड बाई 1000 यानी 8.5 लाख किलोग्राम सोना आरबीआई प्लस भारत सरकार, यानी भारत सरकार जो आरबीआई के साथ रिलेट करके चलती है, उनके पास 8.5 लाख किलो सोना है। उनमें से 350 टन के आसपास अभी भी इंग्लैंड में है। अब फिर बड़ा प्रश्न है, तो इंग्लैंड में ये कर क्यों रहा, क्या क्या रहा है और क्यों रखते हैं हम वहां पर? पूरी कहानी को विस्तार से बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि गिरवी रखने की कहानी क्या है जो आए दिन हमको सुननी पड़ती है और हर बार थोड़ा ह्यूमिलिएशन आता है कि इंडिया जैसे देश को अपनी चीजें दूसरे देश में गिरवी रखनी पड़ी थी आगे बढ़ने के लिए। सारी बातें डिटेल में लेकर चलेंगे। कार के द्वारा मंगाए गए अपने गोल्ड की कहानी पर 102 टन के आसपास सोना हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो रखा हुआ था उसे हाल ही में भारत मंगाया है और भारत मंगाकर इसे सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है कि हाँ भाई, इसको सुरक्षित रखा जाएगा। आज से 4 महीने पहले भी मैंने एक सेशन में आपको बताया था कि भारत ने ब्रिटेन से रखा हुआ अपना सोना मंगाया था। 4 महीने पहले 100 टन मंगाया, अब 102 टन मंगाया। यह सोने की वापसी चल रही है, लेकिन यह पहुंचा कैसे उसकी कहानी को जान लेते हैं। देखो साथियों, वर्ष 1991 की बात है जिस समय भारत की आर्थिक स्थिति काफी लचर हो चुकी थी। अच्छा, लचर हो चुकी थी उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या कहानी हुई थी उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, जब भारत आजाद हुआ ना, तो भारत की आजादी से लेकर 1967 तक देश के अंदर कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस के शासन में एक बात बहुत कॉमन मानी गई थी और वो ये थी कि हम लोग गुलाम क्यों बने। आंसर निकल कर आया कि हम गुलाम इसलिए बने क्योंकि एक कंपनी हमारे यहां शासन करने आई थी, उसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। अगर कोई कंपनी हमारे पास आई और उसने हम पर शासन करने का सोचा तो आगे से हम ये गलती नहीं होने देंगे। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक दे के पीता है। तो हमने ये डिसीजन लिया कि चूंकि कंपनियों ने हमें गुलाम बनाया हुआ है तो हम भविष्य में किसी कंपनी को हमारे यहां नहीं आने देंगे। और इसी कारण से हमने क्लोज्ड इकोनॉमी रखा अपने आप को, मतलब हम जो पैदा करेंगे खुद खाएंगे, किसी दूसरे की कंपनी को देश में नहीं आने देंगे। अब कोई बात नहीं साहब, आप किसी दूसरे देश की कंपनी को भारत नहीं आने देंगे तो एक बात बताओ, फिर आपके पास पैसा बढ़ेगा कैसे? बोले हमारे पास रखी है ना फैक्ट्री, हम छाप लेंगे, नोट छाप लेंगे। तो नोट छाप लोगे तो वो नोट तो प्रोपोर्शनल होते हैं कितना सामान है आपके पास। आपके पास सामान कहां है इतना कि आपके नोट उस प्रोपोर्शनल में छप जाएं। यानी कि नोट तो कागज है, वो तो किसी वस्तु के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू दिखाता है। आज आपकी तिजोरी में गोल्ड रखा है, उसकी तुलना में आपने नोट छाप लिए, ना तो आपके पास गोल्ड है ना कोई तिजोरी में सामान रखा है, सब अंग्रेज लूट के ले जा चुके हैं। नोट कागज की वैल्यू, मान लीजिए मैंने 1 लाख के नोट छाप लिए, छाप करके मैं पहुंचा कि लाओ भाई साहब मुझे गोल्ड दे दो, उसने कहा भाई साहब है ही नहीं मेरे पास। तो गोल्ड नहीं है तो 1 लाख छाप के ले जाओ या 10 लाख छाप के ले जाओ या 1 रुपया, उसके वस्तु का मिलना उसकी एवज में। फिएट मनी का मतलब ही यही है ना कि रुपये की एवज में वस्तु तो मिले, वस्तु है ही नहीं।
वस्तु आएगी कहां से? जब तक हम कोई वस्तु विनिमय ना करें, दूसरे के साथ व्यापार ना करें। हम लोगों ने एक प्रकार की क्लोज इकोनॉमी बना ली कि नहीं, हम डरते हैं साहब, हम किसी को नहीं आने देंगे। ठीक है साहब, आने देंगे तो उसके ऊपर बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेस लगाएंगे, मतलब सब तरह से चेक करेंगे कि कहीं ये गुलाम बनाने तो नहीं आ रही है। और जनता इस बात को लेकर एकदम कन्विंस कि हाँ भाई किसी को नहीं आने देंगे, आएंगे तो चेक करेंगे कि हाँ भाई ये क्लोज इकोनॉमी है यहां। तो इससे दो स्थितियां बनी कि कोई दूसरी कंपनी आने से डरने लगी, और दूसरा क्या हुआ कि हम लोगों को लाइसेंस राज पैरेलली जनरेट हो गया। मतलब पहले हम चेक करेंगे, हम लाइसेंस देंगे कि आप करोगे कि नहीं करोगे, सब जांच करेंगे। ऐसे में कोई कंपनी हमारे पास आने नहीं चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी क्योंकि नई करेंसी हमारे अंदर ऐड ही नहीं हुई। आप अगर अपने घर के अंदर 1 लाख रुपए रखकर बैठे हो, पापा ने 1 लाख रुपए का व्यापार भाई से कर लिया, भाई ने छोटे भाई से कर लिया, छोटे भाई ने बहन से कर लिया, वही 1 लाख घूम रहा है ना, वो 1 लाख नया नहीं बना जब तक कि हम किसी अन्य से व्यापार ना करें। अन्य से व्यापार करने को हमने अनुमति नहीं दी। तो एक तरह से हम लोग पूरी तरह से दब गए, घुट गए। तो हमारे साथ मजबूरी क्या हो गई कि हमें एक वस्तु ऐसी थी जो मंगानी पड़ रही थी, और वो क्या था? वो था तेल। क्योंकि देश अब ग्रो हो रहा है, बड़े बड़े संसाधनों का विकास हो रहा है, तो तेल तो मजबूरी में हमें मंगाना ही पड़ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो हम दूसरों से डर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में हम तेल मंगा रहे हैं। तेल मंगा रहे हैं क्योंकि है नहीं, तेल का पेमेंट करना पड़ रहा है। तो आपके आमदनी के साधन तो बंद हैं, लेकिन खर्चे के साधन पैरेलली चलते जा रहे हैं। तेल खरीदने में हमारा खूब खर्च हो रहा है। हम अगर छोटे मोटे वस्तु का व्यापार कर भी रहे हैं तो जो कमा रहे हैं वो तेल में जा रहा है। और तेल में जाते जाते नौबत ऐसी आ जाए कि तेल की कीमत अचानक 2 गुना हो जाए। मतलब आप सोचकर चल रहे थे कि ये पैसा इस साल तक के लिए काम हो जाएगा, पता चल रहा है कि ये 6 महीने भी नहीं चलने वाला, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई। यह दौर हुआ था 1990 से 91 के बीच में, जब गल्फ वॉर छिड़ गया था, इराक पर अमेरिकी हमला हुआ था। ऐसे में इराक भारत का मित्र हुआ करता था, और तेल की कीमतें अचानक आसमान छू गई। वो ऐसा दौर हुआ कि भारत हैंड टू माउथ स्थिति में आ गया कि पैसा नहीं है, अब क्या करें? पैसा नहीं है तो क्या करें? ऐसे में फिर विकल्प निकला, एक तो अमेरिका के साथ समझौता किया जाए। देखो क्या होता है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पनपता है ना किसी भी देश के साथ, मतलब ऐसी स्थिति बने कि आपने सामान तो खरीद लिया लेकिन पैसा देने की स्थिति नहीं है, तो ऐसे के लिए दुनिया में वर्ल्ड बैंक IMF नाम से एक बैंक बनाई गई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन उसका भी 1/3 शेयर एक तरह से अमेरिका के पास है। मतलब IMF भी लोन उन्हीं को दे पाता है जिनके ऊपर अमेरिका ग्रीन सिग्नल दे दे। तो IMF की कंडीशन होती है कि अगर आपको कर्जा चाहिए तो कर्जे के लिए आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। क्या शर्तें माननी पड़ेंगी? कि हमारी कंपनियों को आपको अपने देश में आना देना पड़ेगा, यानी कि अपने देश को धीरे धीरे ओपन करना पड़ेगा। ये जो क्लोज बनाकर चल रहे हो नहीं चलेगा। तो अमेरिका की दादागिरी के तहत ही हमने 1991 में LPG रिफॉर्म्स किए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब विदेशी कंपनियां भारत आकर मानेंगी, अगर पैसा चाहिए तो आपको यह करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन, जो आपने अभी तक संसाधन बनाए हुए हैं उनको हमें खरीदने दो, ताकि हम आपको बिलियंस में, डॉलर्स में पैसे देंगे, ताकि आपका देश चल सके। लिबरलाइजेशन, हर जगह जो लाइसेंसी राज लगाया हुआ है इसे हटाओ, इसको कानून को आसान बनाओ, ताकि आपके पास विदेशी मुद्रा पहुंचे और उस विदेशी मुद्रा से आप देश को चला पाए। हाल ही के समय पर आपने पाकिस्तान के हालात साक्ष्य के रूप में देखे हैं। आपने क्या देखा था? पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर अमेरिका जैसे ही मेहरबान हुआ, तुरंत उसकी महंगाई दर कंट्रोल में आ गई। महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए अमेरिका ने जितने भी हथकंडे IMF के थ्रू बताए थे, पाकिस्तान ने वो माने। IMF का काम ही यह है कि वो अपनी कंपनियों को आपके देश में एंट्री कराने के लिए IMF का सहारा लेता है कि हां भाई तुम बता दो क्या रिफॉर्म्स करने हैं। लेकिन IMF तक भी हम पहुंचे कैसे? उसके पहले क्या घटित हुआ था? तो देखो हमारे देश में ना, अगर आप टाइम फ्रेम देखो तो 1990 से 91 के बीच में चंद्रशेखर जी PM थे, और उसके बाद 91 से 96 के बीच में PV नरसिम्हा राव जी PM थे। 1990 से 91 के बीच में ही गल्फ वॉर शुरू हुआ था। अमेरिका ने हमारे सामने कंडीशन रखी कि मैं पैसे तो दे दूंगा, मुझे तुम्हारे दोस्त पर हमला करने के लिए। अमेरिका एकदम श्रूड कंट्री है, मतलब एक ऐसा देश है, उससे बड़ा मौका परस्त इस दुनिया में कोई नहीं है। शायद पैसे वाले ऐसे ही होते होंगे जिनका कोई रिलीजन नहीं होता, कोई इमोशन नहीं होता, केवल व्यापार होता है। अमेरिका जो भारत के एकदम खिलाफ था, पाकिस्तान के पक्ष में था हमेशा से, उसने हमारे सामने एक ऑप्शन दिया कि तुम्हारी इराक से मित्रता है ना, एक समय होता था, आप तो शायद उस समय छोटे रहे होंगे,
ट्रकों की टंकी टंकी पर लिखा होता था इराक का तेल, इराक का पानी, या फिर इराक का पानी पी मेरी रानी, इस तरह से ट्रक की टंकियों पर लिखा जाता था। हम सारा तेल एक तरह से इराक से मंगाते थे। तो इराक से हमारी मित्रता है और ऐसे में अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर बनाता है कि अगर आप चाहते हो कि हम आपकी मदद करें तो हमें आपके देश में अपने हवाई जहाज उतारने की परमिशन दो। जैसे अभी रिसेंटली आपने ईरान और इजराइल के बीच के हालात देखे, अभी से रिलेट कर लेते हैं ताकि आप इसको कनेक्ट कर पाए। इजराइल और ईरान के बीच में हालात खराब हुए और उस दिन एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ जिसमें पता चला कि हवाई जहाज हमला करने के लिए इजराइल से उड़कर ईरान पर हमला करने जाएंगे। याद है? कोई भी गल्फ कंट्री जो कि ईरान के जस्ट सामने है, उसने अपने हवाई जहाज, अपने एयरपोर्ट का उपयोग ईरान पर हमला करने के लिए क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि ईरान ने धमकी दे दी कि अगर किसी भी देश ने अपनी जगह का उपयोग हम पर हमला होने के लिए दिया तो हम उसे अपने खिलाफ मानेंगे और हम उस पर भी हमला कर देंगे। ऐसे में सारे देश डर गए कि ईरान हम पर हमला ना कर दे, इसलिए इजराइल से फाइटर जेट्स चले थे और वो ईरान पर जाकर हमला किए थे। कुछ याद आ रहा है? तो ऐसे आप रिलेट करो, हम पर प्रेशर क्या बनाया आप सोचो। हमारी अर्थव्यवस्था इंपोर्ट डिपेंडेंट हो रखी है, तेल मंगा रहे हैं इराक से। अमेरिका कहता है अच्छा तेल चाहते हो, ठीक है पैसा दे दूंगा मैं, एक कंडीशन है। बोले बताओ। इराक पर हमला करने के लिए तुम्हारे देश में मेरे हवाई जहाज उतरेंगे, क्योंकि इतना दूर से मेरे हवाई जहाज चल के नहीं आ सकते, इंडिया से तेल भरेंगे और फिर जाके इराक पर हमला करेंगे। सोचो कितना ह्यूमिलिएशन था। लेकिन हमारे देश को मानना पड़ा, ठीक है साहब आपका गल्फ वॉर है और ऐसे में हम आपको परमिशन देते हैं कि आओ और हमारे। तो देखो इंडिया इज एन अपरोर ओवर रिफ्यूलिंग ऑफ यूएस एयरक्राफ्ट, और ऐसे में हमें पैसा देने के लिए तैयारी की गई। ठीक है आपको कर्जा मिल जाएगा, और कर्जा दिया हमें लगभग $1 बिलियन के आसपास की, एक बिलियन 3 करोड़ 1.3 बिलियन के आसपास हमें पैसा दिया गया कि लो ले जाओ और अब हमको अपने देश से हमला करने दो। भारत तैयार हुआ इस चीज के लिए कि ठीक है साहब पैसा दो, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। आर्थिक स्थिति हमारी बिगड़ती रही। इस बीच में चंद्रशेखर जी की सरकार चली गई, नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, और भारत जो है ना वो इमोशनल कंट्री है। जैसे आज अगर किसी महिला से कोई ये कहे कि घर के अंदर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जाओ अपने इस गोल्ड को बैंक के वॉल्ट में रख दो और वहां से कर्जा ले लो। महिलाएं आत्मसम्मान से जोड़कर चलती हैं, गोल्ड को गिरवी नहीं रखना है। ऐसे ही भारत को तो हम भारत मां मानते हैं, भारत के गोल्ड को हम गिरवी रख देंगे तो सोचो कितना इमोशनल मामला हो जाएगा कि हमारा गोल्ड गिरवी रख दिया, मतलब हम इतने बुरे हो गए। हम चलते ही पॉजिटिविटी से हैं, हम चलते ही इमोशंस से हैं कि नहीं साहब कुछ भी हो जाएगा, हम ये नहीं होने देंगे। लेकिन क्या करें, उधर युद्ध चल रहा है और हमारे पास पैसे नहीं है। उस समय की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार, जिसमें मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सलाह दी कि सर हमें कुछ थोड़ा सा गोल्ड अपना बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर गिरवी रखना पड़ेगा, वो हमें वहां से कुछ पैसे और देंगे ताकि हमारा खर्चा चलना शुरू हो। ये दिन भी आया और हमने अपना गोल्ड निकाल करके, सीक्रेटली हमने अपना गोल्ड निकाल करके ब्रिटेन की बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाकर रख दिया। अब यह काम किया क्यों था? क्योंकि इसकी एवज में हमें धन मिल सकता था। लेकिन फिर वही बात, कितना हाल कितना पैसा रखें, अल्टीमेटली हमें तो सारी चीजें मतलब प्रॉपर तरीके से बदलनी पड़ेंगी। तो आज कई बार जब आप सुनते हैं ना मनमोहन सिंह जी हमारे देश के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स के जनक रहे, मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। हमारे हालात ऐसे थे कि आईएमएफ ने गर्दन पकड़ ली और कहा कि बेटा यही करोगे तो ही देश आगे चलेगा। अब इस बात को आत्मसम्मान से जोड़ने के लिए क्रेडिट भले ही तुम ले लो कि मनमोहन सिंह जी ने ऐसा किया, कि पीवी नरसिम्हा राव ने ऐसा किया, किसी ने नहीं किया। हालात ऐसे थे, गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था। अगर तुम्हारे देश में एलपीजी रिफॉर्म नहीं आएंगे, बाहर की कंपनियां नहीं आएंगी, लाइसेंसी राज को छोड़ना नहीं पड़ेगा, लिबरल अगर नहीं होगे, देश आगे नहीं चलेगा। मजबूरी के नाम पे महात्मा गांधी जी पैदा हुए हैं साहब, ये वाली कहानी निकली। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं साहब। तो गोल्ड चला गया, हमारा गोल्ड चला गया, पैसे मिल गए, लेकिन हमने फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया। धुआंधार तरीके से अगले 5 साल में हमारे देश के अंदर कंपनियों ने आना शुरू कर दिया। जो कंपनियां आई खूब सारा पैसा लाई और पैसे से फिर फॉरेक्स के रिजर्व बढ़ने लगे, तब जाकर के हम लोग आगे चढ़ने लगे। ठीक है तो कुल मिलाकर के ये वाली बात हुई। सोचो इस बात को छुपा के रखा गया था कि हमारा गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। आज हमारे देश के पास कुल मिलाकर 854.7 टन सोना है, मतलब 855 ही मान लो, 855 गुणा 1000 यानी कि 8.5 लाख किलो सोना भारत के पास है। और उस सोने में से भारत के अंदर जो रखा है वो लगभग 510 टन है
और उसके अलावा जो लगभग 300 350 जो टन सोना है वो हमारा इंग्लैंड की बैंक के अंदर रखा हुआ है। कुछ इस प्रकार से नंबर्स हैं हमारे 300 और 500 के बीच में। 300 हमने बाहर रखे हुए हैं और यहां रखे हुए हैं। तो अब उसी 300 में से हम लोग पहले निकाल कर ले आए थे, मतलब 300 अब बचे हुए हैं, आज का डेटा है ये, लेकिन हम उसमें से भी सोना अपना भारत लेकर आए। अब एक बड़ा सवाल ये बनता है, तो सर आज जब हमारे पास गोल्ड वहां पर नहीं रखा है, मतलब एक तरह से गिरवी नहीं रखा है, हमने अपना गोल्ड तुरंत छुड़ा लिया, हमने अपना सम्मान वापस प्राप्त कर लिया, फिर भी इंग्लैंड की बैंक में सोना क्यों रखा गया है, अब ये बताओ। तो इसको थोड़ा आसान करके समझते हैं। जैसे मान लो कि अभी जैसे ना मैं आपको एक कारोबार बताता हूं। जैसे अपन लोग शेयर बाजार में शेयर खरीदते हैं, तो असल मायने में आप जो शेयर खरीद रहे हो, आपको तो लगता है कि मैंने डीमैट अकाउंट से शेयर खरीदा है, कि मैंने उस कंपनी का हिस्सा खरीदा, मेरे पास में क्रेडिट हुआ, वो हिस्सा कोई और खरीदेगा, मुझे उसका मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी विश्वास मतलब कभी सोचा है कि ये शेयर है क्या, रियल मायने में शेयर है क्या? शेयर का अर्थ होता है हिस्सेदारी। ये आपका हिस्सा है उस कंपनी में, लेकिन आप उस हिस्से को ही खरीद फरोख्त कर रहे हो। आपको यह एहसास ही नहीं कि उस कंपनी में मेरा हिस्सा है। आपने शेयर खरीद लिए और चल दिए। ऐसे ही आज आप सोचो कि आपके पास में 10 बोरी सरसों रखा हुआ है। सरसों को आपने खरीदा कि भाई ये सरसों मुझे दे दो। आपने खरीद लिया, लाख रुपए के अंदर आपने 15 बोरी खरीद ली कि ये बोरी मेरी हुई, मतलब क्विंटल्स में अनाज खरीद लिया। अब ये जो आपके पास हुआ, अब आप इसको घर नहीं लाए। आपको पता है कि मेरे पास 10 बोरी है, लाख रुपए की है। कोई और आया, उसने कहा भाई साहब ये 10 बोरी मुझे दे दो, मैं आपको 1,10,000 देता हूं। अनाज आपने गोडाउन में रखकर छोड़ा हुआ है, आप 1,10 में किसी और को बेच दिए। माल अभी भी वहीं रखा है, वो 1,10 में मालिक उसका कोई और बन गया। तीसरी स्थिति आई, उस 1,10 वाले ने उसको रखे रखे ही कहीं और बेच दिया। उसने 1,20 में कहीं और बेच दिया, माल अभी भी उसी गोडाउन में रखा हुआ है। बैंक ऑफ इंग्लैंड कुछ उस तरह से ही काम करता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड एक तरह का बुलियन एक्सचेंज है। मतलब वहां पर लोगों ने अपना हजारों टन सोना रखा हुआ है। लोगों से मतलब दुनिया भर की सरकारों ने। हमारा 200-300 टन सोना है, वहां पर 4,500 टन से अधिक सोना रखा हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर। जैसे बैंकों में रखा होता है वैसे ही वहां रखा हुआ है। ऐसे समझो, आज हम लोग बैंक से जब लोन लेते हैं तो बैंक का पैसा बैंक में ही रहता है, बस वो हमारे खाते में दिखने लग गया। वो घूम तो बैंक में ही रहा है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही वो जो गोल्ड है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर गोल्ड रख दिया गया है। 4,500 टन से अधिक सोना अगर बैंक के अंदर जमा है तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, उसके वीडियोस उपलब्ध हैं, विजुअल्स उपलब्ध हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर 4 लाख बार्स रखी हुई हैं। ठीक है, तो बैंक के नीचे पूरा एक जगह बना हुआ है जहां पर तिजोरी के अंदर गोल्ड दुनिया भर का रखा हुआ है। अब मान लो इस गोल्ड को, जो कि आपका, अब आपका तो इसमें से कोई हिस्सा है, मान लो एक हिस्सा आपका है। अब उस एक हिस्से को कभी बेचने की नौबत आ गई तो यहां से कोई लेने नहीं आता, बस नाम चेंज हो जाता है उसका कि हाँ भाई इंडिया के नाम का गोल्ड अब फलाने देश का हुआ, उस देश का नाम का गोल्ड उस देश का हुआ। अब आप पूछेंगे तो सर ये वाली बात तो ऐसे हो गई कि गोल्ड तो पूरे टाइम वही रहेगा, किसी और के नाम चढ़ता रहेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो फिर टेंशन क्या है, वहां रखा या यहां रखा? देखो 75 साल की आजादी के बाद तक हमें ये जरूरत फील तो नहीं हुई थी कि वहां जो गोल्ड रखा है वो उसके ऊपर कोई टेंशन हो भी सकती है। लेकिन हाल ही के दिनों में क्या हुआ कि इस गोल्ड पर ना दुनिया की नजर पड़ना शुरू हुई। कैसे? अभी इसके बारे में और डिटेल युद्ध बात करेंगे। जब वॉर शुरू हुए, रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह शुरू हुए, डर ये लगने लगा कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, अगर इन्होंने ही इस गोल्ड पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा। वही वाली बात है, आपका बैंक में जमा पैसा है, बैंक वालों ने ही हड़प लिया तो क्या करोगे, आप घर लेकर आओगे। वैसा ही काम इस गोल्ड के बारे में भी हुआ है। ठीक है, हमारे मन में एक डर बैठा कि यार आज तो हमने गुड फेथ में रखा हुआ है कि हाँ चलो हमारा पैसा वहां रखा हुआ है, सेफ ही होगा, हमारा गोल्ड वहां रखा है, सेफ ही होगा। लेकिन गलती से इस गोल्ड को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। जो बुलियन वेयर हाउस बनाकर इन्होंने रखा है, 1697 में बनाया गया था, तब से ये यूज हो रहा है। आगे चल करके अगर इन्होंने खुद ने कब्जा कर लिया तो ये एक डर बैठ गया। इस चक्कर में हम वो गोल्ड लाना शुरू किए। ऑलरेडी भारत अपना जो गोल्ड है वो नागपुर में, मुंबई के अंदर गुप्त स्थानों के अंदर सोना रखता है। अभी सोने का लगभग 17% हिस्सा हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसके अंदर। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता हूं, दुनिया भर के अंदर जितना भी गोल्ड अब तक पैदा हुआ है उसका 17% गोल्ड जो है ना वो दुनिया भर की बैंकों में जमा है। मतलब
एक तरह से समझिए कि हर देश ने अपनी तरफ से सोने को रखा हुआ है और उसमें से 17% गोल्ड। तो मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर हम गोल्ड के बारे में बताएं कि सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है, तो हमारे पास अगर 850 टन के आसपास सोना है हमारी बैंक के पास, है ना, भले ही वो इंग्लैंड में रखा है या इंडिया में रखा है, लेकिन रखा तो है। अमेरिका में ऐसे उनकी बैंक में रखा सोना है 8,000 8,500 टन के आसपास। जर्मनी के पास 3,500, इटली के पास, फ्रांस के पास, रशिया, चीन, जापान, भारत। मतलब जिस देश के पास जितना सोना है वो उतना ही पावरफुल है, क्योंकि सोना एक ऐसी मेटल बन चुकी है, इतनी प्रीशियस मेटल बन चुकी है कि बाकी चाहे सारा की सारा धन इधर से उधर हो जाए, गोल्ड की वैल्यू हमेशा बरकरार रहेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत को यह समझ में आया कि हमें अपना गोल्ड बचाकर रखना है। भारत ने टारगेट बना रखा है कि आने वाले समय में वो अपने फॉरेक्स का 8.7% तक गोल्ड कर लेगी, जो अभी 7.5% के अराउंड कहीं चल रहा है। मतलब गोल्ड को बढ़ाना है, क्योंकि सारे भाव हट जाएं, सारी कंपनियां फेल मार जाएं, गोल्ड कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता। लंबे समय से गोल्ड इसी तरह से चला आ रहा है। अब आपने एक नंबर देखा कि अमेरिका के पास 8,000 टन के आसपास सोना है, ठीक है। एक नंबर और बताता हूं, भारत की जो महिलाएं हैं ना, दुनिया का 17% सोना जो है वो कहां रखा हुआ है, बैंकों में जमा है, ठीक है। सभी का अगर हम अभी तक की खनन हुई रिपोर्ट को निकालें तो 17% दुनिया का सोना बैंकों में रखा है, देशों ने, सरकारों ने रखा हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया के कुल सोने का 11% भारत की महिलाओं ने अपनी तिजोरियों में रखा हुआ है। भारत की जो असली ताकत है ना वो क्या है, इधर देखो। आज अमेरिका की बैंक में 8,000 टन सोना है, लेकिन भारत की महिलाओं के पास 21,000 टन सोना है। ये तो लगभग 22,000 टन ही हो गया, मतलब इसमें थोड़ा और अपडेट हो जाए। मतलब हमारे मंदिरों में, हमारे घर की महिलाओं के पास जो गोल्ड रखा है, और यही असल मायने में इंडिया की ताकत है जो लोग जानते हैं। क्योंकि देखो, और देशों में गोल्ड महिलाओं के पहनने के लिए इतनी आकर्षक वस्तु नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये आन बान शान भी है। हम भले ही भारत के अंदर 800 टन सोना रखते हो बैंक के अंदर, लेकिन हमारे देश की महिलाएं कितना सोना रखती हैं वो आपकी समझ में आना चाहिए। तो एक तरफ पूरी दुनिया 17 टन उसमें रखी हुई है, और पूरी दुनिया मतलब 17% बैंक में रखी हुई है, 11% हम अपने घरों में रख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब सवाल यह बनता है कि अब हमको लेके आने की नौबत क्यों आई, क्यों हम अपने गोल्ड को वापस लेकर आ रहे हैं? क्या मतलब आरबीआई इस गोल्ड को लेकर उनके प्रति असुरक्षा का भाव दिखा रहा था क्या? आंसर यस में ही है। यस में क्यों है? क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुए ना, इजराइल गाजा युद्ध शुरू हुआ, तो उस समय दुनिया बटने लगी। देखो, कहीं ना कहीं कुछ बुद्धिजीवी ये मानकर ऑलरेडी बैठे हुए हैं कि वी ऑल आर ऑन द वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। अब आप ऐसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों, मतलब हम क्या बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 होने ही वाला है क्या? देखो, वर्ल्ड वॉर जब चला था ना, दूसरा भी जब चला था, तो वो 6 साल चला था, है ना। तो ऐसे में 1939 से लेके 45 तक चला था। तो ऐसे में ये जो युद्ध चला था, ये 6 साल तक चला कैसे था? मतलब हर दिन क्या गोले फट रहे थे क्या? नहीं, हो कुछ ऐसा ही रहा था। दुनिया धड़ों में बंटती जा रही थी, अलग अलग फ्रंट्स पर लड़ाइयां हो रही थी। जैसे अभी इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन चल रही है, इजराइल लेबनान के बीच, इजराइल गाजा के बीच, ठीक है। ऐसे ही रशिया यूक्रेन के बीच। अभी मान लो गलती से चाइना ताइवान शुरू हो जाता है। ऐसे छोटे 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 मोर्चों पर जब युद्ध शुरू हुए, दुनिया के बहुत से मोर्चों पर युद्ध शुरू हुए, और उन्होंने दुनिया को ही बांट दिया कि भाई कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में हैं। दुनिया का बटना ही विश्व युद्ध के अंदर उनकी एंट्री कराता है। वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो, वो बाद में पता चला कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ऐसे नहीं हुआ कि 1939 आई, हाँ भाई विश्व युद्ध शुरू हो गया, महाभारत की तरह अनाउंसमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं था। लंबे समय में जाके कंक्लूड हुआ कि ये इतना ऊंचाई तक जा चुका है कि ये विश्व युद्ध ही है, पूरा दुनिया युद्ध में इन्वॉल्व हो चुकी है, जबकि थे तो कुछ ही देश ना युद्ध लड़ने वाले। ऐसे ही अभी भी जो चल रहा है, वो स्थितियां बिल्कुल प्रीकर्सर एलिमेंट हैं। जिस भी दिन किसी देश ने अपनी सीमाएं क्रॉस कर दी, वही उठा एक दिन रशिया और उसने उठकर के परमाणु बम गिरा दिया, या फिर किसी ने अनप्रिडिक्टेबल काम कर दिया, तो ये समझ के चलो कि वो विश्व युद्ध ही काउंट किया जाएगा। अपना ये वाला टाइम पीरियड भी विश्व युद्ध के दौरान ही काउंट किया जाएगा। समझ में आया? हम इस स्थिति को भांप चुके हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये जो गोल्ड रिजर्व्स रखे हैं दुनिया भर के, इनके ऊपर कंट्रोल दुनिया स्थापित करेगी। क्यों? क्योंकि बाकी सब चीजें तो किसी ना किसी तरीके से मैनेज हो जाएंगी, गोल्ड पर कब्जा होगा। और वो कहां से सीखा हमने? असल में जब रशिया यूक्रेन शुरू हुआ ना, तो रशिया का जो गोल्ड रखा था उसके ऊपर यूएस ने और G7 कंट्रीज ने लार गिराना शुरू कर दिया कि इस गोल्ड को कब्जे में ले लो, क्योंकि इसी से ही रशिया को कब्जे में लिया जा सकता है। सुर्खियां बनी रशियन गोल्ड को। और आपको जानकर आश्चर्य होगा,
282 बिलियन डॉलर के जो एसेट्स है ना रशिया के, वो इन देशों ने कब्जे कर लिए कि ये तुम्हारा माल है, हमने कब्जा कर लिया। मतलब आप सोचो, एक तरफ रशिया यूक्रेन चल रहा है, दुनिया भर के लोग चिल्ला रहे हैं कि यूक्रेन को नुकसान हो गया, यूक्रेन को नुकसान हो गया। रशिया का 282 बिलियन डॉलर का सामान इन लोगों ने कब्जे कर लिया। उसकी कभी जेटी कब्जा कर ली, हवाई जहाज कब्जे कर लिए, या फिर कहीं उसका इन्वेस्टमेंट हो रखा है, कहीं कोई बिल्डिंग बनी हुई है, बैंकों में पैसा है, दुनिया भर की जगह जो रशिया वालों ने पैसा रखा हुआ था वो कब्जा कर लिया इन लोगों ने। तो कब्जा करना असल में आपको क्या याद दिला रहा है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, और इनकी तो स्थितियां अपन जानते ही हैं। आप सोचो, वेनेजुएला जो कि कभी अमेरिका के समर्थन में नहीं रहा, उसको इन्होंने पनिशमेंट क्या दिया कि उसका गोल्ड तक बैंक ऑफ इंग्लैंड ने फ्रीज करके रख लिया। देखिए 4 इयर्स अगो यूके गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जुआन ये गाइडो जो था, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बनाया, और ऐसे में उन्होंने कहा कि इनका जो गोल्ड है ना, इसको कब्जे में रख लो, अगर ये हटता नहीं है तो। मतलब ये लोग उस गोल्ड को जो कि है उस देश का अपना, उसने कभी इस भाव से आपके यहां जमा करा दिया था कि ये सुरक्षित रहेगा, आपने उसकी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर दिया और अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कब्जा कर लिया कि नहीं कब्जा कर लो, ये तो अपना है। इस बात को भारत भी समझ गया। कल को हमने अगर कोई पक्ष ले लिया तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये तो यार ले लेंगे, निकाल के रोक लेंगे, फिर हमारा क्या होगा। इसलिए हमने समय रहते हुए इसे वापस लाना शुरू कर दिया। जहां तक मुझे लगता है भारत अपना पूरा की पूरा गोल्ड वापस मंगा लेगा। यह बहुत ही सकारात्मक कदम है, और यह आने वाले समय में दुनिया की अस्थिरता को नापने का एक तरीका भी है कि जब दुनिया के देश अपना गोल्ड वापस मंगाने लग जाएं तो यह समझना होगा दुनिया वालों को कि वो ट्रस्ट खत्म हो रहा है और वो आगे चलकर बड़ा ब्लास्ट कराएगा। ठीक है,